Hello students, I hope you are completely safe and making your learning excellent. Students, as you see, today I am teaching you the second poem of poetry which title is The True Beauty written by Thomas Carroll. देखिए बच्चों, आज मैं आपको पोइट्री की सेकंड पोएम को पढ़ाने जा रही हूँ जिसका टाइटल क्या है, द ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता। इसको लिखा है थॉमस कैरव ने। कुछ भी पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको पोइट्री का मीनिंग अगर नहीं आता है तो आप मैंने पहली पोएम की जो वीडियो डाली है उसमें मैंने पोइट्री के मीनिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप मेरी उस वीडियो के ट्रांसलेशन को देखिए और उसमें उसको समझिए, तभी आप पोएम को जान पाएंगे। देखिए बच्चों, पोएम को पढ़ाने से पहले थोड़ी लाइट में डालती हूँ पोइट के बारे में। वो क्यों करती हूँ मैं ऐसा, ताकि आपको पोइट के बारे में पता चल जाए कि लिखा किसने, उनका नाम आपके दिमाग में सेट हो जाए। एक तो बात ये है। दूसरा, अगर आप आगे जाकर इंग्लिश के टीचर बनते हैं तो आपको इंग्लिश के लिटरेचर के बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। लिटरेचर में बच्चों केवल पोएम नहीं आती, उससे जुड़े हुए राइटर्स के बारे में जो हिस्ट्री होती है वो भी हमें जाननी होती है। उन्होंने क्या क्या क्रिएशंस की है वो भी जाननी होती है। उस क्रिएशन की फॉर्म क्या है, किस तरह से वो की गई है, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें यूज हुई है, वो भी हमें जानना होता है। तो जब आप बड़े होकर इन चीज़ों को सीखो तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल जो है अनजान सी ना लगे, ये लगे कि हाँ इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है, इसलिए मैं आपको ये एडिशनल नॉलेज देती हुई चलती हूँ। तो थॉमस कैरव के बारे में मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूँगी। देखिए, इनका जन्म जैसे कि मैंने बताया 1598 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1639 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इनका जन्म बच्चों इंग्लैंड के वेस्ट विकम में हुआ था। इंग्लैंड की एक जगह थी वेस्ट विकम, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और जो इनके पिताजी थे उनका नाम था मैथ्यू कैरव, और वे उच्च न्यायालय जो था वहाँ का इंग्लैंड का, उसमें क्या थे, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थे। बहुत अच्छी उनकी पोस्ट थी, उस पर वे काम करते थे। तो इनकी शिक्षा जो दी गई इन्हें, शिक्षा जहाँ से इन्होंने शिक्षा ली है, उस कॉलेज का नाम था बच्चों कॉर्पस क्रिस्ट कॉलेज, जो कहाँ पर था, ऑक्सफोर्ड में था। वहाँ से इन्होंने शिक्षा ली, बेहद अच्छी शिक्षा ली और आगे की पढ़ाई भी इन्होंने की। उसके बाद क्या हुआ, अच्छी तरह से पढ़ने लिखने के बाद बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जो इतनी छोटी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, मैं स्किप करके बताऊंगी। जब ये अच्छी तरह से पढ़ लिख गई, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की, डिग्रीज अचीव की। केवल शिक्षा पर यहाँ पर ही, ये जो कॉर्पस कॉलेज है यहाँ पर ही इनकी शिक्षा नहीं रुकी, इन्होंने बहुत सारे और भी जगह से शिक्षा ली, बहुत तरह की शिक्षा ली। उसके बाद क्या हुआ, ये वेनिस में सर डडले कार्लेटन थे, उनके यहाँ पर क्या किया, इन्होंने एक सेक्रेटरी की पोस्ट पर कार्य किया। सेक्रेटरी बनकर वहाँ पर इन्होंने काम किया और फिर थोड़े बहुत समय के लिए इन्होंने हेग में भी कार्य किया। और ये करने के बाद क्या हुआ बच्चों, जो इंग्लैंड के राजा थे उस समय, चार्ल्स फर्स्ट उस टाइम राजा थे इंग्लैंड के। मैं आपको बता दूं, पहले क्या हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला करते थे। सबसे पहले जो चार्ल्स थे, ये जेम्स के पुत्र थे। इनसे पहले राजा जेम्स थे और उनके पुत्र थे चार्ल्स। तो चार्ल्स के यहाँ पर जो है, चार्ल्स इनसे इतने इम्प्रेस हुए राजा कि इन्होंने क्या किया, चार्ल्स ने इन्हें अपने दरबार में एक अधिकारी की पोस्ट दे दी। और फिर जो है इनकी तरफ इतना रुझान बढ़ गया राजा का कि इन्होंने कुछ संपत्ति भी इन्हें दे दी, उनसे इन्होंने संपत्ति भी प्राप्त कर ली। इन पोइट ने इतना ज़्यादा राजा इतने ज़्यादा इनसे क्या हुए, इम्प्रेस हुए। और ये जो थे, जो ख़ास तौर पर जो इम्प्रेस थे, जो ये फ़ोटो आप देख रहे हैं थॉमस कैरव का, ये ज़्यादा जो इम्प्रेस थे, ये सबसे ज़्यादा इम्प्रेस थे एक तो जॉन डन से। जॉन डन भी बच्चों एक पोइट है, बहुत अच्छे पोइट है, ज़बरदस्त पोइट है। और एक ये जो थे बेन जॉनसन से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, उनसे प्रेरित होकर ही अपनी कविताएं ज़्यादातर लिखा करते थे। उनकी रचनाएं इन्हें बहुत पसंद आती थी, तो ये भी अपनी रचनाओं को उनकी तरह ही करने की कोशिश करते। जैसे कि अगर कोई आपको पसंद आ जाता है, कोई किसी की पर्सनैलिटी आपको पसंद आ जाती है, तो आप कोशिश करते हैं उसे कॉपी करने की। तो ऐसा ही कुछ ये भी उनसे इंस्पायर थे, उनकी तरह कुछ काम करने की ये कोशिश करते। आगे इनके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये कैरोलाइन
पीरियड के पोएट थे और ये बहुत ज़्यादा जो थे जो बहुत ज़्यादा रंगीले मिजाज के थे। ये लव को लेकर बहुत लिखते थे और ये जो है मतलब थोड़े जो थी लिरिक इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब मैं आपको बता दूं बच्चों, कैरोलाइन पीरियड क्या होता है। देखिए आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। जो इंग्लिश है इसमें रेनेसा आया था। रेनेसा बोलते हैं बच्चों पुनर्जागरण को। ये क्या हुआ था कि पहले जो सबसे पहले जो इंग्लिश लिटरेचर था वो बहुत अच्छा था, ऊंचे दर्जे का था। बीच में जाकर उसके अंदर कुछ कमियां आ गई थी। वे कमियां कुछ मतलब इनसे चर्च वगैरह से रिलेटेड, कुछ जो है बीमारियों से, प्लेग वगैरह से, मतलब बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड इसमें कमी आ गई थी लिटरेचर में। लिटरेचर की ओर लोगों का रुझान इतना नहीं रहा था, तो फिर से रेनेसा जो हुआ था इसमें, और वो पूरे ही वर्ल्ड में हुआ था बच्चों। केवल इंग्लिश इसके जो है एक जगह पे नहीं कि इंग्लैंड में हो गया या अमेरिका में हो गया, सारे में ही वो हुआ था। अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पर हुआ था। तो यहाँ हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं क्योंकि एक इंग्लैंड राइटर है, इंग्लैंड पोइट है। और जो आपने पहली पोएम पढ़ी थी जो सर हेनरी वोटन थे, उनकी जो पोएम थी कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, वे भी एक इंग्लैंड के ही क्या थे, राइटर थे। अब यहाँ पर हम इंग्लैंड की ही बात करते हैं। रेनेसा जो हुआ था इसमें बच्चों ये 3 पीरियड में हुआ था। एक तो एलिजाबेथन पीरियड था, एक जेकोबियन पीरियड था और एक था कैरोलाइन पीरियड। जो एलिजाबेथन पीरियड था ये रानी एलिजाबेथ थी, उनके नाम पर था। इसमें शेक्सपियर वगैरह हुए थे। शेक्सपियर तो कहना भीष्म पितामह है इंग्लिश के। जेकोबियन पीरियड जो हुआ था उसमें भी शेक्सपियर के कुछ वर्क जो है ऐड है और कुछ दूसरे पोइट्स और राइटर्स भी उसमें ऐड है। और जो कैरोलाइन हुआ था बच्चों, इस कैरोलाइन पीरियड को हम एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। मिल्टन के नाम पर एक पोइट है मिल्टन, उनके नाम पर भी इस एज को हम जानते हैं। जिनकी अगली पोएम आपकी पोएम में है, आपकी पोइट्री की बुक में अगली पोएम उनकी ही है, जॉन मिल्टन की। बहुत ही अच्छे पोइट है। बहुत ज़्यादा जो है वे जो थे नेचर से थोड़े वे इंस्पायर थे। वे जो है मतलब ज़्यादा जो थी डेवोशनल वो लिखते थे वे क्रिएशंस। अभी फ़िलहाल क्योंकि हम बात कर रहे हैं थॉमस कैरो के बारे में, हम इनकी ही बात करते हैं। तो ये थोड़े रंगीले मिजाज के थे और ये जो थे ये कैरोलाइन पीरियड से थे। कैरोलाइन पीरियड मैंने अभी बताया आपको। कैरोलाइन पीरियड जो था ये था किंग चार्ल्स जो थे, किंग चार्ल्स से रिलेटेड ये पीरियड था। और इसमें जो थे राजा चार्ल्स ने, देखो इनको कितनी वैल्यू भी दी है इसमें। दूसरी बात जो है कि जो आज जो कैरो प्रसिद्ध है वे किस कारण से प्रसिद्ध है, अपनी प्रेम कविता जो है, उनकी एक कविता आई है प्रेम के ऊपर, वो थी द रैप्चर। जो द रैप्चर थी वो प्रेम को लेकर इन्होंने पोएम लिखी है, उसके कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं और आज भी है उसको लेकर ही प्रसिद्ध। और आगे इनके बारे में मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने समय में अनेक प्रसिद्ध गीत लिखे हैं और लिरिक लिखी है। देखिए बच्चों, गीत और लिरिक में अंतर होता है। लिरिक क्या होता है, वो भी एक तरह की गाने की ही फॉर्म होती है, सॉन्ग की ही फॉर्म होती है, लेकिन वो बहुत छोटा सॉन्ग होता है और उसमें जो पोइट की पर्सनल फीलिंग्स रहती है कि वो किस नज़रिए से किसी चीज़ को देखता है। दूसरा उसमें एक वाद्य होता है। अभी मैं आपको लिरिक का मीनिंग अच्छे से क्लियर करूँगी, फिलहाल आप समझिए कि लिरिक और सॉन्ग अलग अलग होते हैं। सॉन्ग की फॉर्म बहुत बड़ी होती है, सॉन्ग बड़ा होता है और उसकी चीज़ें भी काफ़ी जो है कि उसमें कुछ बाउंडेशन इससे अलग होती है, लिरिक से, लिरिक की अलग होती है। अब आप चलिए आज की पोएम पर, जो कि एक लिरिक है। लिरिक क्या होता है बच्चों, अब बताऊंगी मैं आपको लिरिक क्या होता है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे लिरिक और सॉन्ग में। लिरिक होती है बहुत छोटी सी पोएम और दूसरा वो एक सॉन्ग की तरह गाई जाती है। जब हम उसे बोलेंगे ना तो एक सॉन्ग वाला टेस्ट हमें आएगा, सॉन्ग वाली बात आएगी आपको। और ये जो लिरिक था बच्चों, ये यूनान का एक गीत होता था। यूनान के गीत को यूनानी लोग जो एक गीत गाते थे छोटा सा, उसे लिरिक कहा जाता था। और इसको जो है लिरिक को बच्चों एक लायर नाम का एक वाद्य यंत्र होता था, वाद्य यंत्र बजाने वाला यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसको लेकर लोग इसे गाते थे। एक लायर होता था, जैसे हमारे यहाँ वीणा बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे इनका एक यंत्र होता था गाने के लिए बजाने का, लायर को लेकर लोग इसे गाते थे यूनान के लोग। और इसे लिरिक कहते थे। एक गाना होता है छोटा सा गाना, उसे लिरिक कहते थे। इसकी धुन पर ये गाते थे, लायर की धुन पर इस गाने को। और फिर क्या होता था, यह जो कवि थे जो भी इसे गाते थे, राइटर या ये कवि होते थे या जो भी लोग इसे गाते थे, वे अपनी
पर्सनल फीलिंग को इसके द्वारा वे व्यक्त करते थे। व्यक्ति की अपनी क्या फीलिंग है किसी चीज़ को लेकर, वो इस गाने में वो व्यक्त करते थे, गाने के तौर पर अपनी फीलिंग को भी व्यक्त करते थे। पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी होती है ये, मतलब अपनी पर्सनल फीलिंग होती है इसमें पोइट की, किसी की मतलब वो किस नज़रिए से किस चीज़ को देखता है ये इसमें दिखाया जाता है, न कि सॉन्ग में ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। इसमें केवल पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है देखने का ये दिखाया जाता है। और जो गाने वाला है वो स्वयं के विचारों को, जो उसके खुद के विचार है, उनको गाने के रूप में एक्सप्रेस करता है। मतलब मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोचता हूँ इस चीज़ को लेकर, जो दुनिया में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसको लेकर मेरे क्या विचार है, ऐसा पोएट इसको गाने वाला जो होता है वो एक्सप्रेस करता है। ये एक छोटा सा गीत होता है जो कल्पनाओं को व्यक्त करता है सबकी। 3 भागों में ये बटा होता है बच्चों। पूरी पोएम आपको वैसे तो 2 भाग में दिख रही है, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसके 3 पार्ट आपको दिखाई देंगे। एक पार्ट में क्या होगा बच्चों कि पोएट किसी चीज़ से आपको इंट्रोड्यूस करेगा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, उसके वर्णन को फिर आगे बढ़ाएगा कि भाई ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, किसी चीज़ को लेकर जो भी वो कराने जा रहा है। लास्ट में फिर वो अपने विचार रखेगा, कंक्लूजन करेगा, अंत कर देगा कि इसका अंत ये होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसका अंत इस तरह से करता हूँ। इस तरह से 3 हिस्सों में वो अपनी इस गाने को बांटे रखता है, इस लिरिक को बांटे रखता है। लिरिक क्या होता है, एक छोटा सा सॉन्ग होता है। अब मैं आपको बताऊँ, आज लिरिक को जो है हमने 2 भागों में बांटा है, इसके फॉर्म के आधार पर, कि भाई ये जो लिखने के आधार पर हमने 2 तरह से बांटा है, एक तो पर्सनल, एक इम्पर्सनल। पर्सनल क्या होती है, अपने बारे में जब पोइट लिखता है, अपने विचार अपने बारे में जो लिखता है उनको हम पर्सनल बोलते हैं। इम्पर्सनल क्या होती है, किसी दूसरे मुद्दे को उठा लेगा, किसी और चीज़ से जुड़े हुए मुद्दे को, और उस पर उसके क्या विचार है वो व्यक्त करता है। पर्सनल तो अपने से जुड़ी हुई किसी बात पर उसके क्या विचार है अपने खुद के, वो व्यक्त करेगा अपने बारे में। इम्पर्सनल क्या होगा, किसी और चीज़ पर उसके क्या विचार है वो व्यक्त करेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई विचार उसे अपने ही व्यक्त करने हैं। दूसरा जो होता है इसके गाने की जो फॉर्म है उसके आधार पर, कि भाई एक तो होता है कि बहुत सारे लोग गाते हैं इस गाने को, एक गाना तो ऐसा हो सकता है, एक लिरिक तो ऐसा हो सकता है, एक लिरिक ऐसा हो सकता है जिसको एक ही इंसान गा ले। उस आधार पर भी 2 तरह के होते हैं लिरिक। एक तो होता है कोरिक लिरिक। देखिए कोरिक लिरिक क्या होता है, उसमें गाने वाले लोग जो लिरिक ऐसा हो जिसे बहुत लोग मिलकर साथ में गाते हैं उसे हम बोलते हैं कोरिक लिरिक। लेकिन कुछ लिरिक ऐसे होते हैं जिसको एक इंसान गा देता है, तो वो होता है बच्चों मेलोडिक लिरिक, उसको एक इंसान गाता है। मतलब फीलिंग, मान लीजिए फीलिंग तो एक ही इंसान की होगी, मतलब मन की उनकी उसकी होगी, जो गाने वाला है फीलिंग उसकी रहेगी। कभी वो ज़्यादा के बारे में हो सकती है, कभी वो अपने खुद के बारे में हो सकती है, और कभी उस फीलिंग को वो अकेला एक्सप्रेस कर सकता है, कभी वो ग्रुप में भी एक्सप्रेस कर सकता है। तो इस तरह से टोटल 4 हो जाते हैं लिरिक। लेकिन अगर हम बेसिकली देखें 2 होते हैं। एक तो होते हैं भाई उसके एक्सप्रेशन के आधार पर, दूसरा होते हैं गाने के ग्रुप के आधार पर। इस तरह से लिरिक होते हैं। अब चलते हैं पोएम की तरफ। देखिए पोएम जो है मैंने बता दिया, एक लिरिक है। लिरिक क्या है, जो लायर के साथ गाया जाने वाला एक सॉन्ग होता है छोटा सा, और जिसको जो है जिसमें जो है पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस करता है। तो इसमें जो पोइट है वो अपनी पर्सनल फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है। किसके बारे में कर रहा है बच्चों, वो लव के बारे में, ब्यूटी के बारे में कर रहा है, कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है दुनिया में। जो लोग भागते हैं सुंदर सुंदर सुंदर, वो सुंदरता क्या होती है। देखिए हम कहने लगे कि भाई बाल सुंदर, तो बाल क्या होंगे, कुछ समय बाद उनका भी कलर फेड हो जाता है। आंखें सुंदर, आंखें भी कुछ समय बाद जो है उनसे दिखना कम शुरू हो जाता है। हम कहने लगे कि भाई मेरे कपड़े सुंदर, कपड़े भी एक टाइम पे जाकर ख़राब हो जाते हैं। तो सुंदरता जो असलियत में होती है वो ऐसी होती है जो कभी समाप्त ना हो, जब देखो तब सुंदर, जब भी आप देखें वो हमेशा सुंदर ही रहे, वो होती है सुंदरता। वो सुंदरता किस चीज़ की हो सकती है, किसी भी फिजिकल चीज़ की सुंदरता ऐसी नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ हो वो एक समय के बाद ज़रूर उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी के गुणों की, तो ये गुण क्या है बच्चों, ये गुण कभी समाप्त नहीं हो सकते। गुण जो है अच्छी बात है वो तो हमेशा अच्छी ही कही जाएगी।
अगर कहने लगे कि भाई जो है इस आदमी के अंदर दया का भाव है, वो दया का भाव क्या कभी कोई ये कह देगा गलत भाव है इसका, इसे दया नहीं करनी चाहिए, नहीं दया तो सब कहते हैं कि अच्छी बात है, ये आदमी जो है सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तो क्या सभी कहेंगे कि नहीं रिस्पेक्ट करना गंदी बात है? जो अच्छी चीज़ है, जो हमारी आध्यात्मिक चीज़ है, आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है, जो हमारे गुणों से जुड़ी हुई चीज़ है, वो कभी ना तो बूढ़ी हो सकती, ना वो पुरानी हो सकती, ना वो गलत हो सकती। ऐसी चीज़ ही सुंदर होती है, उनको ही हम सुंदर कह सकते हैं। अपने गुणों को, अपनी वाणी के, अपनी हम जो किसी को व्यवहार दे रहे हैं, वो हमारा बिहेवियर, हमारी क्वालिटीज़ और हमारा जो पवित्रता है, हमारे विचारों की जो पवित्रता है, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं, एक वास्तविक सुंदरता कह सकते हैं। और ये जो होती है, ये सुंदरता हमारे अच्छे विचार, जब हम मान लीजिए कि भाई दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये करना है, एक सही काम को करने का एक सही अटल निश्चय करके चलते, हमें ये सुधार लाना है, हमें ये काम करना है, या हम बहुत अच्छे विचार हर किसी के लिए रखने लगे, सुधार के विचार रखने लगे, पवित्रता के विचार रखने लगे, या अच्छे अच्छे गुण अपने अंदर रखने लगे कि हमें सबकी सेवा करनी है, हमें सबका उद्धार करना है, तो ये होती है वास्तविक सुंदरता। इसको हम वास्तविक सुंदरता कह सकते हैं। ईश्वर की भक्ति को वास्तविक सुंदरता कह सकते हैं, या किसी के मन से प्रेम करने को हम वास्तविक सुंदरता कह सकते हैं। उसे ही हम सच्चा प्यार भी कह सकते हैं, जो हम किसी के मन से करें, न कि उसके फिजिकल ब्यूटी से करें। अब चलते हैं पोएम की ओर। सेंट्रल आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि पोएट जो है फिजिकल ब्यूटी को यहाँ पर कंडम कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, उसको उसकी भी क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, कह रहे गलत है। हमें फिजिकल ब्यूटी से प्यार नहीं करना है किसी के, हमें प्यार करना है मन से, आत्मा से, उसके अच्छे गुणों से प्यार करना है। ये ही पोएट के कहने का यहाँ पर उद्देश्य है पोएम के द्वारा। और पोएम क्या है, लिरिक है, एक छोटा गीत है। देखिए बच्चों, शुरू करते हैं। ही दैट लव्स, वह जो प्यार करता है, और रोजी चीक, एक गुलाब के समान गालों को, जो गुलाब जैसे गालों को प्यार करता है, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, उनको मैं समझाना चाहता हूँ। या फिर कोरल लिप्स, जो प्यार करते हैं मूंगे जैसे होठों से, एडमायर्स, और उनकी प्रशंसा करते हैं। जो लोग प्यार करते हैं, पसंद करते हैं गुलाब जैसे होठों को, या प्रशंसा करते हैं गुलाब जैसे गालों को, या प्रशंसा करते हैं उन होठों की जो मूंगे के समान लाल होते हैं, अर्थात हल्के लाल रंग के होते हैं। अगर वे उनकी प्रशंसा करते हैं, या जो लोग गुलाबी गालों को पसंद करते हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, और मैं उनको भी बताना चाहता हूँ जो क्या करते हैं, जो ढूंढते हैं, मतलब ढूंढने का काम करते हैं, डॉट मीन्स करते हैं, खोज, सीक मीन्स खोज, या दोनों को मिलाकर कह सकते हैं ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, फ्रॉम, में से, किन में से, स्टार लाइक आइज, जो तारों के समान आँखें हैं, उनमें से ढूंढते, उनके अंदर ढूंढते। क्या ढूंढते हैं, उनके अंदर डूब जाते, खो जाते हैं। मतलब कहने का आशय ये है पोएट का कि जो लोग किसी स्त्री की सुंदरता से प्यार करते हैं, उसके गालों से प्यार करते हैं, उसके रूप से प्यार करते हैं, उसके होठों से प्यार करते हैं, उसके सुंदर होठों को पसंद करते हैं, या उसकी सुंदर आँखों को पसंद करते हैं, उनको और क्या करते हैं, वे उसी को अपना फ्यूल मानते, उसी को ही साधन मानते, उसी से ही उनके अंदर जो है उत्तेजना पैदा होती है। फ्यूल होता है मतलब ईंधन होता है, और वो ईंधन क्या होता है, मतलब वो उनका साधन बनते हैं किस चीज़ का, उनकी उत्तेजना का। मतलब कि उनके अंदर जो प्यार का कारण ही वे चीज़ें बनती है। क्या कि भाई हम तभी किसी स्त्री को सम्मान दे सकते हैं, तभी उससे प्यार कर सकते हैं। पहली बात उसके गाल सुंदर हो, दूसरी बात उसके होठ सुंदर हो, तीसरा उसकी आंखें सुंदर हो। और यही फ्यूल का काम करते हैं। फ्यूल मीन्स ईंधन होते हैं, और बनाए रखना होता है मेंटेन का मीनिंग। हिज मीन्स उसकी, फायर मीन्स आग। यही चीज़ें उसकी आग को, उसके ईंधन होते हैं उसकी आग के लिए। उसकी जो आग होती है उसे बनाए रखने के लिए ईंधन का काम करते हैं। फ्यूल मीन्स ईंधन का काम करते हैं, मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए। हिज मीन्स उसकी, फायर मीन्स आग। तो यहाँ पर आशय क्या है, फायर, आग और फ्यूल से आशय है बच्चों कि साधन। फ्यूल तो साधन है, और फायर यानी कि उसके प्यार करने का, कि भाई उसका प्यार जो जताया जाता है इन्हीं चीज़ों के कारण जताया जाता है, यही साधन है। अगर ये नहीं है किसी स्त्री के अंदर तो वो उसे प्यार नहीं कर सकता। ऐसा अगर कोई इंसान है, अगर कोई इंसान इन्हीं चीज़ों के कारण किसी स्त्री से प्यार कर सकता है, और अगर किसी स्त्री के पास ये चीज़ें नहीं है और वो तो उनसे प्यार नहीं कर सकता है, तो उनको वो पोएट बताता है, क्या बताता है, कहता है कि तो सुन है इंसान, द एज ओल्ड
टाइम मेक्स कि जब जो है जैसे कि ओल्ड एज सभी की आती है, तो जब ओल्ड टाइम आएगा, जब बुढ़ापा आएगा और मेक्स बना देगा दीज इन चीज़ों को डिकेज क्या नस्वर या वो सॉरी क्या कहते हैं रंगहीन या नीरस या इनको समाप्त कर देगा, नष्ट कर देगा। जब जैसे ही बुढ़ापा आएगा तो वो कर देगा क्या नष्ट इन चीज़ों को। तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, हे व्यक्ति जो तुम इनकी एक औरत के गुलाबी गालों से प्यार करते हो और उसके होठों से प्यार करते हो मूंगे जैसे, और उसकी बड़ी बड़ी आँखों को जो बिल्कुल एक तारे की तरह सुंदर लगती है, चमकती है, उसे प्यार करते हो और उसी के कारण तुम्हारी अग्नि जलती है, तुम्हारा ईंधन बने हुए हैं वही चीज़ें, यानी कि वही साधन बने हैं तुम्हारे प्यार का। तुम केवल लस्ट रखते हो, कोई भी उसके लिए फीलिंग जो है वो हार्टली नहीं रखते हो, केवल लस्ट है तुम्हारी, वासना मात्र है अगर तुम्हारा प्यार। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि समय जो है वो चलता रहता है और बुढ़ापा भी आता है, और बुढ़ापा क्या करता है इन चीज़ों को नष्ट कर देता है। न तो बुढ़ापा आने पर किसी भी लेडीज़ के गाल तुम्हें उतने गुलाबी लगेंगे जितने उसके तुम्हें जवानी में लगते थे, ना ही उसके होठ ऐसे लगेंगे, होठ भी उसके क्या हो जाएंगे बिल्कुल कांपने वाले हो जाएंगे। बुढ़ापा जो है वो उनकी सुंदरता को नष्ट कर देगा। आँखों की भी रोशनी जो है धीमी पड़ जाएगी, आँखों से भी दिखना उसे कम हो जाएगा। तो क्या करता है, क्योंकि बुढ़ापा हर चीज़ को बच्चों क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। किस चीज़ को नष्ट कर देता है, हमारी फिजिकल ब्यूटी को नष्ट कर देता है। आगे क्या कहते हैं पोएट, देखिए मैंने ही बताया था कि जो लिरिक होता है उसमें क्या होता है कि पोएट शुरुआत करता है किसी टॉपिक की, फिर उसे आगे बढ़ाता है और लास्ट में जाकर अपने विचार रखता है और ख़त्म कर देता है उसको। तो इसने शुरुआत कर दिया, अभी इसे आगे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा देखो बच्चों क्या कह रहा है। और दूसरी बात और देखो बच्चों, मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, तो आप पहचानिए पहली लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, बताओ कौन सा है। इसमें देखिए रोजी चीक, रोज के समान चीक, गुलाब के समान चीक, और फिर भी मतलब रोज के समान चीक कहे जा रहे हैं और कोई कंपेयर करने वाला वर्ड इसके अंदर नहीं आया चीक के और रोज के बीच में, कोई अन्य वर्ड तो नहीं आया कंपेयर दिखाने के लिए। तो यहाँ पर मेटाफर है ना, मैंने बताया था तुम्हें। और तीसरी लाइन में देखिए, तीसरी लाइन में है स्टार लाइक, स्टार के समान आइज, यानी कि आंखें। लाइक ने दोनों को जोड़ा है कि लाइक जो है क्या बता रहा है, समान के लिए आया कि स्टार के समान, इसमें आया है तुलना करने वाला शब्द। तो ये क्या है, ये एक सिमिली क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर दो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, और भी हुए हैं, वो आप पहचानिए पोएम में और कौन कौन से हैं। आगे देखिए, अब आगे पोएम को बढ़ाते हैं। सो हिज फ्लेम, देखिए सो हिज फ्लेम, इसलिए तो फिर क्या होता है, उसकी जो फ्लेम मीन्स होती है बच्चों अग्नि, आग, ज्वाला या लो, उसकी जो लो है अर्थात उसकी जो प्रेम की अग्नि है, उसकी जो वासना है, मस्ट वेस्ट, उसकी तो वासना भी हो जानी चाहिए, बेकार हो जानी चाहिए। उसकी जो वासना होती है, उत्तेजना होती है, इन चीज़ों को देखकर प्यार करने की जो उत्तेजना होती है वो तो बेकार हो जानी चाहिए। जब उसकी उस स्त्री का रूप जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा फीका पड़ जाएगा बुढ़ापा आने पर, तो उसकी उत्तेजना को क्या हो जाना चाहिए, वो तो बेकार ही हो जानी चाहिए, क्योंकि उसने तो केवल उसके गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे होठों से और बड़ी बड़ी आंखों से प्यार किया है, जो क्या बुढ़ापा आने पर ऐसी नहीं रहेंगी। और यही जो है क्या है, इसके प्यार करने का साधन बनी हुई है और बुढ़ापा इन्हें नष्ट कर देगा। तो ये चीज़ें तो क्या होनी चाहिए, तो उसका तो प्रेम जो है, उसकी जो अग्नि है प्रेम की, उसकी जो लस्ट है, वासना है, वो तो बेकार हो जानी चाहिए, वो तो बेकार ही हो जाएगी, वेस्ट अवे यानी कि नष्ट हो जाएगी, है ना। आगे क्या कहता है पोइट, आगे कहता है बट अ स्मूथ, लेकिन जो एक स्मूथ यानी कि स्मूथ होता है बच्चों, जो सदा एक जैसा रहता है, जो कभी बदलता नहीं है, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार जो सदा एक जैसा रहता है, जो मतलब आज मैंने जिस चीज़ से मैंने आज प्यार किया, कल भी उसी चीज़ से प्यार कर रहा हूँ, और वो चीज़ आज भी मुझे ऐसी लग रही है, कल भी वो चीज़ ऐसी ही रहेगी, और कल वो थी भी ऐसी, आज भी वो ऐसी है। तो वो क्या चीज़ हो सकती है ऐसी, किस चीज़ से वो प्यार कर सकता है, वो कर सकता है किसी के गुणों से। वे गुण कभी भी बूढ़े नहीं होते, वे गुण कभी भी जो है रंगहीन नहीं होते, उनकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है ना, उन
उनकी बात यहाँ पर पोएट कर रहा है कि वे गुण जो सदा हमेशा एक जैसे रहते, जिनके सुंदरता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, समय का, टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और क्या कह रहे हैं कि वे स्टिड फास्ट भी रहते हैं, वे स्थिर भी रहते हैं, कि भाई वे बढ़ते भी नहीं, क्या कि वे बड़े भी नहीं होते, मतलब उन पर वे जो है उनकी एज भी नहीं बढ़ती, उनको बुढ़ापा भी नहीं आता। पहली बात तो ये कि भाई उनकी सुंदरता नष्ट नहीं होती, वे सदा एक जैसे रहते। दूसरा, वे जो है स्थिर भी रहते हैं, उनकी एज बढ़ती नहीं है, बुढ़ापा नहीं आता है उन पर, है ना, उनके ऊपर बुढ़ापा भी नहीं आता है। और वो सुंदरता किस चीज़ की होती है? वो माइंड की होती है, मन की सुंदरता होती है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी के मन को प्यार करता है, अच्छे मन को प्यार करता है, अच्छी सोच को प्यार करता है, वो जो सदा एक जैसी रहती है, अच्छी सोच क्या रहती है, हमेशा अच्छी रहेगी, वो कभी बुरी नहीं बनेगी, और वो हमेशा क्या रहेगी, स्टिड फास्ट रहेगी, वो कभी बूढ़ी नहीं होगी, वो हमेशा एक जगह टिकी रहेगी, उसकी एज नहीं बढ़ेगी, है ना, वो कभी ख़त्म, मतलब एज बढ़ने में ख़त्म नहीं होगी, ना तो वो ख़त्म होगी और ना ही वो नीरस होगी, ठीक है। स्टिड फास्ट तो एक तरह से ख़त्म नहीं होगी, वो हमेशा 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 रहेगी, उसके गुण उसके मरने के बाद तक भी याद किए जाएंगे। और दूसरा, उसकी सुंदरता, उसके गुणों की सुंदरता भी ख़त्म नहीं होगी, गुणों को कोई कभी ये नहीं कह सकती कि बुरा है, बेकार लग रहा है, गुण हमेशा अच्छे ही कहे जाएंगे, तभी तो नाम गुण है उनका। आगे देखिए, और दूसरा कि भाई अगर कोई प्यार अपना जो है करता है किसी के सज्जन विचारों से, यानी कि अच्छे विचारों से, जेंटल थॉट होती है बच्चों, अच्छे विचार, एंड काम डिजायर, और किससे करता है, जो शांत, जो जिसकी क्या होती है, डिजायर्स होती है, अभिलाषाएं होती है, मतलब जिसकी, मतलब प्यार, जो जिसका प्यार ऐसा होता है कि उसका विचार बहुत सज्जन होता है, मतलब सज्जनता से विचार रखते हुए वो प्यार करता है, अच्छे विचार रखते हुए प्यार करता है, और बिल्कुल उसकी डिज़ायर भी एकदम शांत होती है। वो क्या ये डिज़ायर नहीं करता कि भाई मेरी जो लवर है या मेरी बिलव्ड जो है वो ऐसी हो, वो वैसी हो, वो ऐसे ऐसे मेरे मुझसे पेश आए, या ऐसी वो सुंदर दिखे, ऐसे उसके बाल हो, ऐसी उसकी आँखें हो। अगर वो अपनी इच्छाओं को इस तरह से नहीं रखता है, वो शांत इच्छाएँ रखता है, अभिलाषाएँ उसकी शांत रहते हैं, काम मीन्स शांत रहती है, डिजायर मीन्स अभिलाषा, ऐसी उसकी अभिलाषा नहीं होती, वो सोचता नहीं रहता कि मुझे ऐसी चाहिए, मुझे वैसी चाहिए, या फिर उसके विचार जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे विचार रखता है, वो अपने बिलव्ड के लिए अच्छे विचार रखता है, अपनी प्रेमिका के लिए, अपने प्रेमी के लिए मान लीजिए बहुत अच्छे विचार रखता है, कोई भी हो, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, अगर वो अच्छे विचार रखता है और उसके मन से, ऐसे मन से प्यार करता है, वो जो मन क्या होता है, स्मूथ होता है, जिसको कभी भी जो है कोई मैला नहीं कर सकता, या जिसको कभी भी बुढ़ापा नहीं आ सकता, जो समाप्त नहीं हो सकता, ऐसे मन से वो प्यार करता है, और ऐसे विचारों से वो प्यार करता है, या ऐसी शांत इच्छाओं से वो प्यार करता है। और जब ये इच्छाएं क्या होती है, हार्ट विद इक्वल, दिल में होती है, इक्वल बराबर रूप से, दो लव कंबाइंड, और प्यार क्या होता है, जुड़ जाता है, प्यार में क्या आ जाता है, एक जुड़ाव आ जाता है, प्यार जुड़ जाता है इन इच्छाओं के साथ, मतलब ये जो इच्छाएं होती है दिल में, इनके साथ जब दिल में ये इच्छाएं इक्वल होती है और बराबर मात्रा में प्यार भी इसमें जुड़ जाता है, किसमें, ईमानदार सोच में, सच्चे मन में, और कभी न मरने वाले गुणों में जो सदा रहते हैं, इनके साथ अगर प्यार की भावना भी जोड़ दी जाए, इसके साथ जोड़ दी जाए दिलों में, तो क्या हो जाएगा, किंडर, वो जलाए रखेगी, वो कभी बुझने नहीं देगी, नेवर डाइंग, कभी न बुझने वाली, वो बनाए रखेगी, किंडर मीन्स बनाए रखेगी, कभी न समाप्त होने वाली फायर आपको। तो जब दिलों का प्यार भी इसमें, दिलों में इन चीज़ों की भावनाओं के साथ, सज्जन विचारों के साथ, अच्छे कामों के साथ, अच्छे गुणों के साथ, मान लीजिए मतलब जो भी अच्छी चीज़ें होती है इंसान की, अगर किसी इंसान के, मतलब मैं जिसे पसंद कर रहा हूँ उसके अंदर भी है, और जो मुझे पसंद कर रहा है उसके अंदर भी है, जब दिलों में इन सारी भावनाओं के साथ प्यार को भी इक्वल मात्रा में जोड़ दिया जाता है, इन भावनाओं के साथ, अच्छी अच्छी भावनाओं के साथ हम स्नेह को भी जोड़ देते हैं, एक लगाव भी जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो बनाए रखता है कभी न ख़त्म होने वाली अग्नि को,
यानी कि प्यार को। तो वो प्यार ऐसा हो जाएगा, इतना गाढ़ा वो प्यार हो जाएगा कि बुढ़ापा आए, कुछ भी आए, वो प्यार जो है दिन रात बढ़ता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि वो प्यार क्या हो गया, वो तो आध्यात्मिक हो गया, वो आत्मा का प्यार हो गया, वो दिल से प्यार हो गया। वो जो है रूप रंग तो बहुत नीचे की बात रह गई, अब जो है बहुत ऊपर लेवल का प्यार वो हो गया है। अब क्या कहता है पोएट, वेयर दीज आर नोट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं है, क्या क्या नहीं है, ऑनेस्ट थॉट नहीं है लवर में एक दूसरे के प्रति, अच्छे विचार नहीं है उनके, गंदी सोच है उनकी, केवल वे लस्ट की भावना रखते हैं, वासना की भावना रखते हैं, और एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं। हमेशा जो है उनकी अभिलाषा कुछ नया पाने की, कुछ अच्छा पाने की रहती है। या मान लीजिए कि भाई जो है वे हमेशा सुंदरता की खोज में रहते हैं, कि कैसी सुंदरता की, फिजिकल ब्यूटी की खोज में रहते हैं, फिजिकल सुंदरता होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो सकती। वेयर दीज आर नोट, जहाँ पर ये ऑनेस्ट थॉट नहीं है, जहाँ पर जो है अच्छे विचार नहीं है, और जहाँ पर जो है संतोष की भावना नहीं है, इंसान जो है बस कि मेरी लवर ऐसी हो, मेरी लवर ऐसी हो, मेरा लवर ऐसा हो, ऐसी भावना अगर रखता है, जहाँ पर ऑनेस्ट थॉट वगैरह नहीं है, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं है जो मैंने अच्छी चीज़ें बताई है, वहाँ पर आई डिस्पेयर, मैं घृणा करता हूँ। मतलब चाहे घृणा करता हूँ किन चीज़ों से, लवली चीक से भी मैं घृणा करता हूँ, वहाँ पर लिप्स से भी घृणा करता हूँ, मूंगे जैसे, और आई से भी। कहाँ पर, कि भाई एक स्त्री में ये चीज़ें तो है तीनों, लेकिन उसके अंदर जो गुण मैंने ऊपर बात की है, अभी जिन गुणों का अभी जिक्र हुआ है, कौन कौन से गुण जिक्र हुए बच्चों यहाँ पर, एक तो हुआ है यहाँ पर ये जो है इस एक स्त्री के या एक आदमी के ये गुण, ये सारे गुण अगर नहीं है किसी के अंदर, और ये सारी चीज़ें हैं, मान लीजिए ऊपर दी हुई ये भी है उसके अंदर, औरत के अंदर ये भी है उसके अंदर, ये भी है उसके अंदर, तो मैं उसे पसंद नहीं करूँगा, मैं उसे रिजेक्ट कर दूँगा। क्यों रिजेक्ट कर दूँगा, क्योंकि ये तो उसके एक समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मुझे तो गुण ये वाले चाहिए उसके, ये गुण तो उसके अंदर है ही नहीं, तो मैं उसे कैसे पसंद कर लूँ। मुझे अपना प्यार अमर करना है, जो हमेशा सदा के लिए अमर हो जाए। और वो कैसे होगा, जब ये गुण मेरे और मेरी बिलव्ड के अंदर आएंगे, और इन गुणों के साथ ही क्या होगा, मेरा और मेरी बिलव्ड के हृदय में प्रेम की भी भावना आ जाएगी। हम दोनों के बीच में जब इन गुणों के साथ हम प्रेम को ऐड कर देंगे, तो हमारा प्रेम क्या हो जाएगा, सदा के लिए अमर हो जाएगा, हमारे मरने के बाद भी अमर रहेगा। वो क्या रखेगा, बनाए रखेगा हमारे प्यार की अग्नि को, हमेशा इस दुनिया में हमारे प्यार की जो बातें हैं उन्हें चलाए रखेगा, हमारे प्यार की कहानी को बनाए रखेगा। और जिस लड़की में ये चीज़ें नहीं है, जिस में जीवन साथी में ये चीज़ें नहीं है, मैं उससे घृणा करता हूँ, चाहे उसके होठ पड़े ही मूंगे जैसे हो, गाल पड़े ही गुलाब जैसे हो, और आंखें चाहे उसके स्टार जैसी हो। आई थिंक आपको ये जो ट्रांसलेशन है समझ आ गया होगा। एक बार यहाँ से आप दोबारा से देख लीजिए कि जो जब ये चीज़ बुढ़ापा आएगा तो ये चीज़ें जो है समाप्त हो जाएंगी, ये ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। जो ऊपर चीज़ें बताई है कि होठ और गाल और आँखों का जो जिक्र हुआ है, इसलिए उस आदमी का प्रेम भी समाप्त हो जाएगा जब ये चीज़ें समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं के कारण व्यक्ति का प्रेम है जो इन चीज़ों से प्यार करता है, तो मान उसका प्रेम भी इनके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति जो है प्यार करता है किसी इंसान के स्मूथनेस से, उसकी पवित्रता से, उसकी जो है मन की अच्छाइयों से प्यार करता है, जो कभी भी गंदी नहीं होंगी, कभी भी मैली नहीं होंगी, कभी भी बदसूरत नहीं होंगी, या ऐसे उसकी जो है विचारों से, उसके गुणों से प्यार करता है जो कभी भी नष्ट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, उसके मरने के बाद भी जीवित रहेंगे। ऐसे उसके मन के गुणों से वो प्यार करता है, या उसके विचारों से अच्छों से वो प्यार करता है, या उसके शांत जो इच्छा है, जो अपने को संतोष में रखने वाली जो उसकी बातें हैं, उसकी जो संतोष की जो भावना है, जो उसके अंदर जो शांत डिजायर है, मतलब काम डिजायर यानी कि शांत अभिलाषा। शांत अभिलाषा किसकी होगी, जिसके अंदर संतोष होगा। कि अगर कोई संतोषवान स्त्री है तो वो क्या होगी, और उसके साथ उसके हृदय में प्रेम भी इक्वल मात्रा में हो। और मान लीजिए कि भाई मेरे अंदर भी ये गुण है, मेरी बिलव्ड के अंदर भी है, मेरी प्रेमिका के अंदर भी है, और मेरे अंदर भी ये चीज़ें है, दोनों के अंदर आ गई ये चीज़ें, और साथ में हमने क्या कर दिया, प्रेम को कंबाइन कर लिया उसके
जो भी है, चाहे वो लड़का है लड़की है, हमने अगर उस इन सारे गुणों के साथ अपने अंदर एक स्नेह को भी लिए हुए, हम प्रेम को भी लिए हुए हैं, तो ये बनाए रखेगा, किस चीज़ को बनाए रखेगा बच्चों, कभी न मरने वाले प्रेम को बनाए रखेगा। फायर का मतलब होता है यहाँ पर प्रेम। और जिस लड़की में ये चीज़ें नहीं है, जिस औरत में ये चीज़ें नहीं है, मैं उससे घृणा करता हूँ। पड़े ही उसके गाल गुलाबी हो रोज़ की तरह, उसके होठ जो है मूंगे की तरह लाल हो, चाहे आंखें उसकी बड़ी बड़ी हो। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से इस पोएम का ट्रांसलेशन समझ आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर।